गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जिसमें आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे पैथोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन। यूरिन और ब्लड का कॉम्पोजिशन, उसका इफेक्ट, उसके यूजेस और उसमें किस किस चीज़ों से बने होते हैं और उसकी अगर कमी हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो हम सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वील स्टडी अबाउट ब्लड। नाउ व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। एक कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और नंबर ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करता है। ब्लड बेसिकली हेल्प्स और इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। There are various important functions of the blood. Few are listed as: it helps in transport of gases, respiratory gases, that is exchange of gases, oxygen and carbon dioxide, and it also helps in transportation of various important nutrients to different parts of the body. It helps in regulation of body temperature and in the maintenance of acid-base balance in the body. It also helps in maintaining the water balance in our body. Blood also helps in regulating the blood pressure and also has a defensive action. Defensive action भी होता है blood का. It also has a डिफेंसिव एक्शन का क्या मतलब है कि कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है तो उसके अगेंस्ट फाइट करने में ब्लड हेल्प करता है। बिकॉज जैसे जैसे हम आगे चैप्टर बढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगी, वैसे भी आपको पता है कि ब्लड में WBCs भी प्रेजेंट होते हैं दैट बेसिकली एक्ट्स एज एन इम्यूनिटी डिफेंसर इन आवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस फॉरेन पार्टिकल्स। Blood also helps in excretion of waste products to the body. Now the composition of blood. Blood is composed of plasma and the blood cells. Plasma is a simple fluid and blood cells include three types of blood cells, that is red blood cells RBCs, WBCs white blood cells and last are the platelets. इन तीन ब्लड सेल्स से हमारा ये जो ब्लड सेल्स बने होते हैं, इसके अलावा हमारे पास प्लाज्मा होता है ब्लड में। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड? दैट इंक्लूड स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ब्लड की मेल्स में और फीमेल्स में डिफरेंट होती है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। नाउ द स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीजेस व्हेन देयर इज मोर वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी, then it increases in such cases, and it decreases when there is large quantity of water intake. Large quantity लेंगे water की तो of course जो blood है वो हमारा थोड़ा पतला होएगा, ज़्यादा thick नहीं होएगा, specific gravity भी इससे कम होएगी, viscosity भी कम होएगी। Then we have viscosity of blood, that is approximately 4.7। विस्कोसिटी का क्या मतलब है? ब्लड की थिकनेस कितनी है कि कितना गाढ़ा है आपका खून, दैट इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड इंक्रीजेस इन हाइपर कैल्सीमिया, दैट इज कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाता है, एसिडोसिस कंडीशंस में, पॉलीसाइथीमिया एंड डायबिटीज मेलिटस में। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड डिक्रीजेस इन केस ऑफ एनीमिया। एनीमिया इज अ कंडीशन वेयर RBCs फॉर्म नहीं होते हैं। इन केस ऑफ फीवर, एक्सरसाइज, ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी विस्कोसिटी कम हो जाती है, एंड ओडीमा यू ऑल नो इज स्वेलिंग। देन वी हैव द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज pH of blood. pH of blood is 7.4, that is almost neutral pH of the blood. Then we have the ESR, that is erythrocyte sedimentation rate. It is basically the rate at which the erythrocytes हम red blood cells को बोलते हैं, the erythrocytes settle according to the gravitational force के according कैसे हमारे जो RBCs है settle होते हैं, उसको erythrocyte sedimentation rate बोलते हैं। It is increased in case of rise in oxygen level, rise in cholesterol, and it decreases with rise in carbon dioxide level. इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन
oxygenation rate is useful in detection of acute general infections in the body and is also used in diagnosis of skin-related allergies, injuries, tumors, etc. Then we have the next category, that is coagulation time. Coagulation time का क्या मतलब है, कैसे blood clot हो जाता है, कितना time लेता है. It is around 6 to 7 minutes and the bleeding time of the blood is 2 to 5 minutes. Volume of the blood is usually 5 liters. जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है, अगर किसी का वेट 70 kg है तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर ब्लड होता है. Now we will study one by one about the different blood cells that are present in our blood. सबसे पहले हम पढ़ेंगे RBCs, that is red blood cells, that are called erythrocytes. Commonly RBCs को हम erythrocytes कहते हैं and they perform various functions in the body. Example, it helps in transportation of oxygen and carbon dioxide, helps in maintaining the acid-base balance and maintains the viscosity of the blood. एरिथ्रोसाइट से ही हमारी बॉडी की विस्कोसिटी मेंटेन्ड रहती है. अब इन एरिथ्रोसाइट्स का शेप और साइज कैसा होता है कि दे आर बेसिकली नॉन न्यूक्लिएटेड बाइकॉन्केव डिस्क्स एंड दे यूजुअली मैच्योर इन बोन मैनर. ऐसी गोल बाइकॉन्केव डिस्क्स होती हैं दैट आर नॉन न्यूक्लिएटेड एंड मैच्योरेशन कहाँ पे होती है आरबीसीज की. आपने पहले भी पढ़ा होगा कि बोन मैरो में ये मैच्योर होती हैं आरबीसीज. फिर जो मैच्योर्ड आरबीसीज हैं उनको ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर दिया जाता है एंड दे परफॉर्म देयर फंक्शन. नेक्स्ट वी हैव द कॉम्पोजिशन. कॉम्पोजिशन क्या है कि ये आरबीसीज इस एरिथ्रोसाइट्स में क्या क्या प्रेजेंट है. नाउ दीज एरिथ्रोसाइट्स की जो सेल मेम्ब्रेन है, आउटर कवरिंग, इट इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स से बनी है. These lipids basically include the phospholipids, galactolipids, cholesterol और उसके esters, and they constitute about 45% mass of the membrane. Erythrocytes also contain protein forms that constitute 50% of the membrane and are always in combination with lipids and polysaccharides. These erythrocytes also contain hemoglobin, that is a very important part of blood, that is hemoglobin, we all know. And these erythrocytes, each erythrocyte contains an average of 280 million molecules of hemoglobin. They also contain glucose, urea, amino acids and salts. Organic sulfur compounds भी present होते हैं इसमें, like glutathione. And erythrocytes also contain small amounts of keratin. But RNA and DNA are not present in erythrocytes. This was the composition of erythrocytes. Production और lifespan मैंने आपको बता दिया कि एक RBC सेल की एक लाइफ 120 डेज की होती है. 120 डेज के बाद वो खत्म हो जाते हैं, फिर नए RBCs हमारी बॉडी में बनते हैं. Then we have inorganic ions. Inorganic ions में major constituents आते हैं. ये किसके सिंबल है? पोटेशियम एंड क्लोराइड. They are mainly present in RBCs. Apart from that, other which are present are calcium, sodium, bicarbonate ions. These types of inorganic ions are also present in RBCs. Then we have enzymes.
हेमोग्लोबिन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। Then we have the process called hemolysis. Hemolysis basically is a process in which these RBCs wall they rupture, मतलब जो RBCs के बाहर की wall होती है destroy हो जाती है और इसके सारे contents बाहर आ जाते हैं। अब इसमें हमने एक solution लिया है, suppose osmotic solution इसमें हम use करते हैं, क्योंकि जो इसकी cell membrane है वो that is not permeable to all types of compounds, it is permeable to maximum type of compounds। मतलब जो इसकी बाहर की सेल मेम्ब्रेन है बाहर के कुछ कंपोनेंट्स को अपने अंदर आने देती है, सारे कंपोनेंट्स को अंदर नहीं आने देती। फॉर एग्जाम्पल दिस एरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, inorganic ions like chloride, bicarbonate and organic substances like glucose, but it does not allow metal ions like sodium and potassium to enter in the cell. So इसमें क्या होता है कि जो साइज जो है और शेप जो है हमारे एरिथ्रोसाइट्स की आरबीसीज की वो अनचेंज रहती है 0.9% NaCl solution. So if we place a hyperosmotic solution, hyperosmotic solution का क्या मतलब है, जिसमें बहुत ज़्यादा नमक डाला हुआ है, ओके। सो दिस इज अ hyperosmotic solution, इसमें हमने इसको सॉल्ट के साथ सैचुरेट कर दिया है, then say salt is NaCl, इसमें हमने बहुत सारा NaCl डाला है और ये हमारे पास RBCs का सेल है। अब आप देख सकते हो कि बाहर हमारे सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा नमक है मतलब पानी कम है पर सेल में पानी ज़्यादा है, तो ये जो है अपने सेल का वाटर रिलीज कर देगा इस सॉल्यूशन में, वाटर रिलीज कर देगा। यहाँ पे मैंने यही लिखा है एरिथ्रोसाइट्स श्रिंक, वाटर लॉस्ट फ्रॉम सेल्स, वाटर उसने रिलीज कर दिया तो इसकी शेप कैसी रहती है, सिकुड़ जाता है, क्योंकि सारा पानी उसने बाहर कर दिया, वो छोटा सा श्रंक हो जाता है। So this is the case of hyperosmotic solution. Now in hyperosmotic solution also, when we have NaCl concentration suppose 0.9%, तो उसमें भी ये सेम प्रोसेस होती है कि बाहर जो है NaCl का कॉम्पोजिशन मतलब सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बहुत ज़्यादा है हमारे सोल्यूशन में, तो सेल अपना वाटर रिलीज कर देता है सोल्यूशन। बट इन केस ऑफ हाइपोऑस्मोटिक सॉल्यूशन जिसमें हमने NaCl की कंसंट्रेशन बहुत कम रखी है, ये हाइपोऑस्मोटिक सॉल्यूशन है और यहाँ पे हमारा ये सेल है, यहाँ पे NaCl की कंसंट्रेशन है 0.3%। सो बाहर के सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी ज़्यादा है और सेल के अंदर पानी कम है, तो ये क्या करेगा, ये वाला पानी एब्जॉर्ब अपने अंदर खींच लेगा। सेल ने पानी एब्जॉर्ब कर लिया तो ये इतना सेल बड़ा हो जाता है, इट स्वेल हो जाता है। दिस इज द सेम कंडीशन व्हिच आई हैव टोल्ड, एरिथ्रोसाइट स्वेल, वाटर ड्रॉन फ्रॉम द सॉल्यूशन से पानी अपने अंदर ले लेता है, तो ये स्वेल हो जाता है सेल। सो इस प्रोसेस को हम हीमोलाइसिस कहते हैं, इसमें जो प्रोसेस होती है उसको हम हीमोलाइसिस कहते हैं। Got it? जिसमें cells usually swell up as water is drawn from the solution which contains 0.33% of NaCl, that is salt. Next, the last thing in this erythrocytes is erythrocyte sedimentation rate. वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ESR, that is the rate at which the erythrocytes or RBCs settle with or under the force of gravity alone. ये कंडीशंस हमें डिटरमाइन करने में हेल्प करती हैं एक्यूट जनरल इन्फेक्शंस, स्किन ऑल्ट्रेशंस, टिश्यू इंजरीज, ट्यूमर्स और प्रेगनेंसी। अगर ESR रेट ज़्यादा होता है फिर ये वाली चीज़ें हम डिटेक्ट कर सकते हैं इजीली। एंड ऑल दीज आर अबाउट रेड ब्लड सेल्स। अभी हमने सिर्फ रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ा है, इसके बेसिक कॉम्पोजिशन बताया है मैंने आपको। इन द next lecture, we'll study about the abnormalities or diseases that can occur
form these erythrocytes. Thank you.